ये दुनिया एक दिन तेरी दीवानी होगी। ये दुनिया एक दिन तेरी दीवानी होगी। आज तू कुछ भी नहीं, सबकी निगाहों में रुतबा ऊंच भी नहीं। जो सलाम मिले राहों में, आज तू कुछ भी नहीं। सबकी निगाहों में रुतबा ऊंच भी नहीं। जो सलाम मिले राहों में, आएगा पल हसीन, नई तेरी कहानी होगी। ये दुनिया एक दिन तेरी दीवानी होगी। ये दुनिया एक दिन तेरी दीवानी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल भोजपुरी पढ़ाई में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के कुछ शासकों के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने अब तक बात किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय तक हम लोग पहुंचे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त, उसके बाद के जितने भी शासक आए उन सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। वीडियो से किसी भी तरह प्रभावित हो दोस्तों तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने जाना था शासकों के क्रम में, फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं ताकि आपको भी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए व्यूअर हैं तो आपको शायद ये बताना मेरा अनिवार्य है ताकि आपको भी समझ में आए। चलिए, सबसे पहले हम शासकों के क्रम के बारे में बात कर लेते हैं। अगर गुप्त वंश में दोस्तों शासकों के क्रम के बारे में बात करें तो सबसे पहले श्रीगुप्त का नाम आता है, उसके बाद घटोत्कच का नाम आता है, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है, उसके बाद समुद्रगुप्त का नाम आता है, उसके बाद रामगुप्त का आता है, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम, उसके बाद स्कंदगुप्त प्रथम, उसके बाद पुरुगुप्त। दोस्तों, यहाँ तक पुरुगुप्त या स्कंदगुप्त प्रथम तक तो क्रमवार अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद से जो पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमार द्वितीय, इन सारे शासकों के बारे में दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन मिलता है। अलग अलग लेखकों ने अलग अलग लिखा है इनका क्रम, इसलिए दोस्तों यहाँ से बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो शायद अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न पूछता है तो यहाँ से नहीं पूछेगा। यहाँ से बहुत कम प्रश्न ही पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्रम ही गलत हो जाता है। कहीं कुछ और क्रम रहता है, कहीं कुछ और क्रम रहता है। जिस क्रम में मैंने लिखा है दोस्तों, इसको ज्यादा अगर आप कहीं भी देखेंगे किसी बुक्स में तो आपको ये क्रम उल्टा सीधा हो सकता है। कभी लिखता है कि स्कंदगुप्त प्रथम के बाद नरसिंहगुप्त बालादित्य आया, उसके बाद कहीं लिखता है कि नहीं स्कंदगुप्त प्रथम के बाद ये बुद्धगुप्त आया। तो ये सर जितने भी क्रम है, ये सारे के क्रम थोड़ी से उलटफेर हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों इससे घबराना नहीं है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त के बारे में। हालांकि इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले वीडियो में, तो आपको उसमें पता होगा कि पिछले जितने भी क्रमवार शासक आए उन सारे शासकों के बारे में हम लोगों ने डीपली अध्ययन किया था और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारियों को लिया था। चलिए अब शुरू करते हैं हम कुमारगुप्त प्रथम से, और कुमारगुप्त प्रथम में जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारियां होगा मैं देने का प्रयास करूंगा, और शायद अगर कोई छूट भी जाए तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का हल पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो कैसा लगा इसको भी लिखकर जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में।
दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के बारे में अगर देखें तो इसका शासनकाल जब आता है 415 से 455 ईस्वी तक इसका शासनकाल आता है। कब? 415 से 455 ईस्वी में इसका शासनकाल आता है। उसके बाद ये कार्तिकेय का उपासक था। ये क्या था? कार्तिकेय का उपासक था। हालांकि गुप्त वंश में जितने भी शासक आए दोस्तों ये सब हिंदू धर्मावलंबी थे, मतलब कि हिंदू धर्म से ज्यादातर संबंध रखते थे। तो ये कुमारगुप्त प्रथम जो था ये कार्तिकेय का उपासक था। और कुमारगुप्त के संबंध में बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय का उद्धार किसके शासनकाल में हुआ? तो यही नाम आता है, नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था ये कुमारगुप्त ने ही किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने ही किया था। तो आपको इससे यहाँ से इम्पोर्टेंट जानकारी है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद से एक और भी यहाँ आता है गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त का नाम जब आता है तो कहीं कहीं इतिहासकारों का कहना है कि गोविंद गुप्त जो था कुमारगुप्त का छोटा भाई था। तो कहीं कहीं नाम मिलता है कि कुमारगुप्त का ही दूसरा नाम था। ठीक है दोस्तों, कुमारगुप्त का ही दूसरा नाम गोविंद गुप्त था। तो कहीं मिलता है कि नहीं इसका ये छोटा भाई था। ठीक है दोस्तों। तो गोविंद गुप्त के संबंध में अगर कोई भी बात आए तो इसमें भी कंफ्यूजन है, इतिहासकारों का मतभेद भी है। तो कई इतिहासकार कहते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम का ये भाई था, कोई कहता है इसका ही दूसरा नाम था। ठीक है। इसने कई उपाधियां धारण कर रखी थी। कुमारगुप्त ने कई उपाधियां धारण कर रखी थी, जिसमें से महेंद्र सिंह की उपाधि थी, महेंद्र दिव्य की उपाधि थी, श्री महेंद्र की उपाधि थी। इन तमाम उपाधियां कुमारगुप्त ने धारण की थी। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज आपको मिल जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो चीजें इम्पोर्टेंट है उसी को मैंने लिखा है। ठीक है दोस्तों। ये वैष्णव धर्म से संबंधित था, मतलब कि वैष्णव धर्म को मानता था। कुमारगुप्त प्रथम जो था वो वैष्णव धर्म को मानता था। और सबसे अधिक जो अभिलेख प्राप्त होते हैं ना गुप्त वंशों में, वो सबसे अधिक जो दोस्तों गुप्त वंशों में अभिलेख प्राप्त होते हैं कुमारगुप्त के ही अभिलेख प्राप्त होते हैं। हालांकि हम लोग आगे इसको देखेंगे कि कितने बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जो कुमारगुप्त से ज्यादातर मिले हैं। तो इसलिए सबसे अधिक अगर अभिलेख मिले हैं इतिहास में गुप्त वंशों में तो ज्यादातर कुमारगुप्त के ही अभिलेख मिले हैं। ठीक है दोस्तों। तो कुमारगुप्त प्रथम से आपको इतना ध्यान रखना होगा, इतने सारे पॉइंट्स पर आपको केयर करना होगा। आप इसे याद रखें, जरूर आपका मदद करेगा ये पॉइंट्स। चलिए आगे बात करते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के बाद जो उत्तराधिकारी के रूप में आया वो स्कंदगुप्त प्रथम आया, या कहीं कहीं स्कंदगुप्त भी लिखता है। तो दोस्तों इसके विषय में भी बहुत मतभेद भी है। ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हम चलते हैं। तो इसका जो शासनकाल आता है 455 से 467 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। 467 ईस्वी में इसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसने सुदर्शन झील को, जो कि गिरनार पर्वत पर स्थित था, उसका पुनरुद्धार किया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। गिरनार पर्वत पर जो स्थित है सुदर्शन झील, उसका निर्माण इसने करवाया था, पुनर्निर्माण। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? तो यही स्कंदगुप्त ने कराया था। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसने सौराष्ट्र में पर्णदत्त नाम का एक शासक को वहां का गवर्नर नियुक्त किया था। तो पर्णदत्त से नाम मिलता है आपका कि पर्णदत्त कौन था? तो स्कंदगुप्त के द्वारा ये नियुक्त किया हुआ सौराष्ट्र का गवर्नर था। ठीक है दोस्तों। और स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था भारत में। भारत में हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में हुआ था। हालांकि स्कंदगुप्त ने इसे पराजित कर दिया, हूणों को पराजित कर दिया था। और पराजित करने के पश्चात इसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था, या कहीं कहीं क्रमादित्य भी मिलता है। तो इसलिए क्रमादित्य या विक्रमादित्य की उपाधि को धारण कब किया था? इसने हूणों को पराजित करने के पश्चात। हालांकि देखा जाए तो दोस्तों हूणों के जो विदेशी आक्रमण हुए, हूणों में जो शासक था तोरमाण, उन्हीं के शासन, उसी के आक्रमण के पश्चात इनका गुप्त साम्राज्य का अंत होना शुरू हो गया। और अंततः अंत इसका हुआ ही। हालांकि स्कंदगुप्त प्रथम के बाद से भी जितने भी शासक है सब अयोग्य शासक होते गए। हालांकि
जो स्कंदगुप्त शासन किया, उसके बाद से स्कंदगुप्त के बाद से देखा जाए तो लगभग 100 वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया था भारत में। तब तक तोरमान का आक्रमण होने के पश्चात इसका समापन हो जाता है, इसका पतन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो स्कंदगुप्त प्रथम से आपको इतनी सारी जानकारियां रखनी है याद। उसके बाद अगर बात करें स्कंदगुप्त प्रथम के बाद, तो स्कंदगुप्त प्रथम के बाद आ जाते हैं शासक के रूप में पुरुगुप्त। ठीक है दोस्तों, ये सभी अयोग्य शासक अब होने लगते हैं क्योंकि इनका प्रभाव बहुत ही कम रहता है और यहाँ से इस तरह से ये लोग अयोग्य शासक के रूप में धीरे धीरे स्कंदगुप्त के बाद से गुप्त साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। तो स्कंदगुप्त प्रथम के बाद जो शासक है दोस्तों पुरुगुप्त है, और पुरुगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी? श्री विक्रम की उपाधि धारण कर रखी थी। और पुरुगुप्त जो दोस्तों था वो बहुत ही वृद्ध अवस्था में इसने शासन को संभाला, अपने बागडोर को संभाला, अपने साम्राज्य के बागडोर को संभाला। बहुत ही बुजुर्ग हो गया था उस वक्त इसने अपने शासन को संभाला था, इसलिए ये अयोग्य हो गया और हालांकि ये उतना सफल नहीं हुआ। इसके बाद जो शासक आया वो नरसिंह गुप्त आया, और नरसिंह गुप्त शासक आने के बाद उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय का शासन आता है, उसके बाद बुद्धगुप्त का, उसके बाद भानुगुप्त। दोस्तों यहाँ से जो पुरुगुप्त है ना, पुरुगुप्त से जितने भी शासक आए वो सब अयोग्य शासक थे। और यहाँ तक कि हालांकि स्कंदगुप्त के बाद इन लोगों ने 100 वर्षों तक शासन किया, लेकिन बहुत ये अप्रभावी थे क्योंकि इनका पतन अब होना शुरू हो गया था स्कंदगुप्त के बाद से ही। तो यहाँ से ये आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। लास्ट अंततः इसका जब पतन होता है तो दोस्तों अंतिम जो शासक होता है गुप्त साम्राज्य में, तो अंतिम शासक के रूप में नाम आता है, कहीं कहीं विष्णुगुप्त का नाम आता है तो कहीं कहीं भानुगुप्त का नाम आता है। तो इसमें भी कंफ्यूजन है दोस्तों। जो अंतिम महान शासक हुआ करता था गुप्त साम्राज्य में उसका नाम था भानुगुप्त, लेकिन कहीं कहीं विष्णुगुप्त को भी देखने को मिलता है। तो आपको जिस तरह से प्रश्न मिलेंगे आपको उस तरह से आपको आंसर देना है। तो दोस्तों आप इसको डील्स कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको देखने को विष्णुगुप्त भी मिल सकता है तो कहीं कहीं भानुगुप्त भी मिल सकता है जो अंतिम शासक हुआ करता था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं तो कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो किन किन शासकों के समय के वो अभिलेख हैं, किन किन शासकों ने उसको खुदवाया है, बनवाया है। उन सारे अभिलेखों के बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपको इस चीज को याद रखना ही रखना होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अभिलेखों में एरन प्रशस्ति। एरन प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त के अभिलेख है। एरन प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, नालंदा शासन लेख, ये सारे जितने भी है समुद्रगुप्त के अभिलेख है। गया ताम्र शासन लेख, ये समुद्रगुप्त के अभिलेख है। तो दोस्तों समुद्रगुप्त के जितने भी अभिलेख है आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि यहीं से आपको पूछ दिया जाएगा कि प्रयाग प्रशस्ति किसका लेख है। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का लेख है, एरन प्रशस्ति किसका लेख है। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न बहुत सारे इसमें से बन सकते हैं। नालंदा प्रशस्ति किसका लेख है, तो ये सब दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर बात करें उदयगिरी का प्रथम एवं द्वितीय गुहा लेख जो है, उदयगिरी का प्रथम और द्वितीय जो गुहा लेख है वो किसका है, किसके शासनकाल के समय का है, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय में। तो जितने भी दोस्तों आप देख रहे हैं इन सारे को आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय में कौन कौन से आ जाते हैं, उदयगिरी का प्रथम एवं द्वितीय गुहा लेख, उसके बाद मथुरा स्तंभ लेख, गढ़वा का प्रथम शिलालेख और सांची का शिलालेख, मेरौली प्रशस्ति। इन तमाम चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि यहीं से आपको प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है कि मेरौली स्तंभ लेख का निर्माण किसने करवाया था, मेरौली स्तंभ लेख का किसका अभिलेख है, तो आपको बताना होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है दोस्तों, तो प्रशस्ति का मतलब वही होता है दोस्तों, प्रशस्ति कहिए या किसी की प्रशंसा में जो लेख लिखा जाता है उसी को प्रशस्ति कहते हैं। या स्तंभ लेख जो स्तंभों पर लेख लिखे हुए थे स्तंभ लेख होता है। शिलालेख जो चट्टानों पर कुछ लिखा होता है। तो ये सब दोस्तों यही होते हैं प्रशस्ति अभिलेख, तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो उसके बाद दोस्तों अगर देखें हम तो सबसे अधिक जो मैंने पीछे अभी भी बताया है, सबसे अधिक जो शिलालेख मिले हैं या अभिलेख मिले हैं वो कुमारगुप्त प्रथम के ही मिले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं गढ़वा का द्वितीय एवं तृतीय शिलालेख,
कुमारगुप्त प्रथम का ही है। उदयगिरी के तृतीय शिलालेख इन्हीं का है। बेलसठ स्तंभ लेख इन्हीं का है। धनदेह ताम्र लेख इन्हीं का है। बैग्राम ताम्र लेख इन्हीं का है। उसके बाद दामोदरपुर प्रथम एवं द्वितीय ताम्र लेख इन्हीं का है। कर्मदंडा लिंग लेख इन्हीं का है। कुमारगुप्त कुमारगुप्त प्रथम का। उसके बाद मान कुंवर बुद्ध मूर्ति लेख इन्हीं का है। मंदसौर शिलालेख, कुलाईकुड़ी ताम्र लेख, ये सारे के सारे दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के हैं। तो कुमारगुप्त प्रथम के अब तक इतिहास में गुप्त साम्राज्यों में सबसे अधिक अभिलेख मिले हैं। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, कुमारगुप्त प्रथम के जितने भी दोस्तों है ये नाम, जितने भी अभिलेख हैं आपको बिल्कुल याद कर जाना है, ताकि आपको यहाँ से एक भी प्रश्न आए तो छूटे नहीं, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन हो जा सकते हैं यहाँ से, तो आपको याद रखना है इसे। चलिए आगे देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के तो सबसे अधिक मिले हैं। उसके बाद देखते हैं भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ प्रशस्ति, इंदौर ताम्र। दोस्तों यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीतरी अभिलेख कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है। भीतरी अभिलेख किसका अभिलेख है, या जूनागढ़ प्रशस्ति। जूनागढ़ और भीतरी अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा इसे। तो भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ प्रशस्ति, इंदौर ताम्रलेख, कहां स्तंभ लेख, उसके बाद सुपिया स्तंभ लेख, ये सारे स्तंभ लेख जितने भी है, जितने भी अभिलेख है, प्रशस्ति है, स्तंभ लेख है, ये सब के सब स्कंद गुप्त के हैं। ठीक है, स्कंद गुप्त के हैं। उसके बाद सारनाथ बुद्ध मूर्ति लेख अगर देखें तो ये किसके हैं, कुमार द्वितीय के और बुद्ध गुप्त के भी है। कुमार द्वितीय के और बुद्ध गुप्त के भी है। कौन, सारनाथ मूर्ति लेख। ठीक है, उसके बाद बिहार स्तंभ लेख पुरुगुप्त के हैं। बिहार स्तंभ लेख पुरुगुप्त के। एरन स्तंभ लेख भानुगुप्त के। एरन प्रशस्ति अगर देखें तो एरन प्रशस्ति भी हमारा समुद्रगुप्त का है जो ऊपर है। उसके बाद एरन स्तंभ लेख भानुगुप्त का भी है। उसके बाद पहाड़पुर ताम्रलेख, नंदपुर ताम्रलेख, ये बुद्धगुप्त के मिलते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ से इन सारे अभिलेखों को याद रखना है। आप इसे या तो स्क्रीनशॉट लेकर भी याद कर सकते हैं या वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जाना शासकों के बारे में। गुप्त वंश के जितने भी शासक हैं आज हम लोगों ने सबको जान लिया। हालांकि स्कंदगुप्त के बाद जितने भी शासक हैं अयोग्य शासक होने की वजह से यहाँ से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से बहुत कम ही प्रश्न बनेंगे, क्योंकि अयोग्य शासक होने की वजह से बहुत कम समय तक इन लोगों ने शासन किया। हालांकि 100 वर्षों तक स्कंदगुप्त के बाद भी शासन किया, लेकिन यहाँ से इन लोगों के कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं, बहुत कम ही मिलते हैं, इसलिए इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। हालांकि इनके संबंध में बहुत सारे मतभेद भी हैं हमारे इतिहासकारों का, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद जितने भी शासक आते हैं उन सबके शासनकाल के या फिर उनके सबके क्रम जो है अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है, तो इसलिए इसमें बहुत ही कंफ्यूजन भी है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने शासकों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम जानेंगे सामान्य तौर पर गुप्त शासकों के बारे में। सामान्य तौर पर गुप्त साम्राज्य से जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियां होगी वो गुप्त साम्राज्य के लोग कैसे थे, किस तरह रहते थे, इन तमाम चीजों पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किसी भी तरह ये वीडियो आपको प्रभावित किया है तो दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।